नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। दोस्तों, ये हमारा जो उपन्यास है आपका बंटी मन्नू भंडारी जी का, तो उस पर हमारी क्लासेस बन रही है। दोस्तों, ये दूसरी क्लासेस है, दूसरा भाग है हमारी क्लास का, यानी कि वीडियो का दूसरा भाग है आपका बंटी मन्नू भंडारी की। आपका बंटी है उसका ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं मन्नू भंडारी जी के साहित्यिक जीवन के बारे में आपको चर्चा की थी। उनको मिले हुए पुरस्कार, सम्मान, उनके उपन्यासों की कथा वस्तु, उपन्यास, और जो ये आपका बंटी है उपन्यास, उनके बारे में कुछ उद्देश्य, कथा वस्तु, और उसके साथ ही साथ उनके पात्रों का समायोजन में पात्रों की ट्रिक, ये हमने पहले भाग में आपको पहले बना के दिखा चुके हैं। दोस्तों, ये दूसरा भाग है मन्नू भंडारी का आपका बंटी, हमारे उपन्यास का क्रम जो चल रहा है उसमें। ठीक है, तो इसमें हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका बंटी की कथा वस्तु से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कथानक का सार आपको दिया जाएगा, कथा वस्तु दी जाएगी, उसी आधार पर हम यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, तो कथा वस्तु दोस्तों इसकी है, विवाह विच्छेदन की त्रासदी के पिस रहे एक बच्चे की कहानी इस आपका बंटी में दी गई है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन की जो टकराहट है वो इस उपन्यास की मेन कथा वस्तु कही जा सकती है। और साथ ही साथ तलाकशुदा दाम्पत्य के बच्चों की जो समस्या होती है दोस्तों, वो इस कथा वस्तु, यानी कि ये इसका मूल है इस कथा का, जिस पर आधारित पूरी एक आपका बंटी की जो उपन्यास है, जो कथानक है, जिसको बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका बंटी 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था मन्नू भंडारी जी का, और जिनका ये पहला उपन्यास था, जिनका स्वतंत्र लेखन का पहला था, यानी कि पहले एक इंच मुस्कान जो पहले कर चुकी हैं वो किसी और के साथ था, लेकिन ये उनका पहला उपन्यास है। मैं आगे बताऊंगा इन सब बातों को। तो जो इसकी कथा वस्तु मेन बात है, जो दोस्तों इन तीन बातों पर पूरा उपन्यास डिपेंड हो रहा है कि विच्छेदन की त्रासदी यहाँ पर दिखी जा रही है, बच्चे पर क्या असर पड़ता है, दाम्पत्य जीवन की टकराहट उसको दिखाई गई है, और तलाकशुदा जो दंपत्ति होते हैं उनके बच्चों की जो हालत होती है, जो मनोदशा या दुर्दशा जो भी कह सकते हैं दोस्तों, उस मार्मिक चित्रण यहाँ पर दिया है मनु भंडारी जी ने। लीक से हटकर कुछ अलग करके दिखाने की कोशिश की है बाकी में, तो सबके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। बहुत सारी बातें हैं छोटी छोटी, हम आपको बताएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और आपकी ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए साहित्य की कुछ चीज़ों के बारे में, वो भी हम आपको साथ ही साथ बताते जाएंगे। कुल मिलाकर बात ये होगी कि कितने भी सूक्ष्म क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा आप कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण कथानक बिंदु, जो कथानक में जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, उन पर चर्चा करते हैं। जैसे आपका बंटी मन्नू जी का लिखा स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ पहला उपन्यास है, यानी कि पहला उपन्यास उनका एक इंच मुस्कान है दोस्तों, जो कि राजेंद्र यादव जी के सम्मिलित रूप से लिखा गया था, तो इसी स्वतंत्र रूप से लिखा गया पहला उपन्यास है, तो वो है जो आपका बंटी। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यह एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। कैसा है? मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, और एग्जाम में एक दो बार पूछा भी गया है, और इसकी आने की संभावना भी रहती है। तो इस दृष्टि से जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण बिंदु है इस उपन्यास का ये। इसके अलावा यह 16 भागों में विभक्त एक लघु उपन्यास है। ठीक है, तो एक छोटी सी जानकारी और उपन्यास के बारे में कि ये 16 भागों में विभक्त है और एक लघु उपन्यास है। ठीक है, छोटी छोटी बातें होंगी दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, मैं आपको बताता जाऊँगा। इसके साथ ही आधुनिक परिवेश में उत्पन्न संकट बोध और मूल्य बोध को इस उपन्यास में प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें दोस्तों इसमें दिखाई गई हैं, एक आधुनिक परिवेश में उत्पन्न संकट बोध और आधुनिक बोध और संकट बोध, दोनों चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं दोस्तों। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ महत्वपूर्ण और भी बिंदु है दोस्तों इसमें। जैसे पति पत्नी के बीच तनाव और अलगाव का निर्दोष, निरीह और असुरक्षित बच्चे पर क्या असर पड़ता है दोस्तों, आपका बंटी उसकी तस्वीर पेश करता है। ठीक है, तो ये भी हम ये कह सकते हैं कथा वस्तु का आधार, यानी कि जो है ये भी कह सकते हैं कि इसमें बेसिकली क्या मेन बात है, किस कहानी को आधार लेकर के पूरी कहानी को कथा रचना की है। तो उसमें क्या है, उसमें यही है कि पति पत्नी के बीच में तनाव होता है, अलगाव होता है, और फिर दोनों के बीच में जो समस्याएं पैदा होती हैं, उससे जो उनका बच्चा होता है उसके असुरक्षित बच्चे पर उनकी मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो कि बच्चे का जो जीवन होता है, जो टीनेजर्स होते हैं दोस्तों, वो कच्चा घड़ा होता है, जैसा आप चाहेंगे जैसे बनाएंगे ऐसा ही बनेगा, या तो वो सही दिशा में जाएगा या गलत दिशा में। तो वही मनोदशा यहाँ पर दिखाई गई है। आपका बंटी जो इसका मुख्य पात्र है, बंटी जो बाल पात्र है, उसी के बारे में। ठीक है, अगला है दोस्तों हिंदी उपन्यास की एक मूल्यवान उपलब्धि के रूप में हम आपका बंटी की कायालजी उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है कि उपन्यास जो है एक बहुत ही मूल्यवान है, और ये आपका बंटी एक कालयजी उपन्यास है, यानी कि अपने काल का एक अलग डिफरेंट, यानी कि उपन्यास है। बिल्कुल सही बात है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। सन 2018 में मन्नू भंडारी के चर्चित उपन्यास
जो जो कि ये चतुर्थ उपन्यास कौन सा था, आपका बंटी, उन पर उसी पर से राधा कृष्ण प्रकाशन द्वारा इस उपन्यास की पटकथा को प्रकाशित किया गया था 2018 में पुनः दोबारा से। इसकी पटकथा को दोबारा से प्रकाशित किया गया था मन्नू भंडारी को राधा कृष्ण प्रकाशन द्वारा। ठीक है, तो ये और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ, साथ ही साथ कुछ और छोटी छोटी बातें दोस्तों मैं आपको बताता रहूँगा और कथा का विस्तार ऐसे ही बढ़ता रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप चलते हैं दोस्तों, हम इसके बाद इनकी भाषा शैली के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो भाषा कैसी है यूज़ की है इसमें मन्नू जी ने, वो हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उपन्यास की भाषा में दोस्तों अंग्रेजी संस्कृत के तत्सम तद्भव उर्दू अरबी फारसी के शब्दों का सुंदर व कलात्मक ढंग से प्रयोग किया गया है। हर पात्र पर जो भाषा का प्रयोग करना था वो बड़ी भाषा के रंग में ढल गया है और भाषा बड़ी अच्छी सुंदर प्रदर्शित होती है कि हर पात्र में जो भाषा डालनी थी वो उस भाषा के साथ वो परिपक्व होकर के हमको प्रदर्शित होती है इस पूरे उपन्यास में। और साथ ही साथ मन्नू जी की जो भाषा में जो प्रभावित है वो मनोवैज्ञानिकता एवं विश्लेषणात्मकता दिखाई देती है। ठीक है, उनकी भाषा में क्या दिखाई देता है, मनोवैज्ञानिकता और मनोविश्लेषणात्मक उनकी भाषा में दिखाई देता है हमें। इसके साथ ही साथ दोस्तों शैली के कुछ मैं आपको उदाहरण सहित यहाँ पर दिखा देता हूँ कि उनकी शैली किस प्रकार से यूज की है दोस्तों। तो आपका बंटी में दोस्तों मुख्य रूप से जो वर्णनात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है और मनोवैज्ञानिक उपन्यास के मूल में रहने के कारण इसमें विश्लेषणात्मक और चेतना प्रवाह शैली का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो किस प्रकार से चेतना प्रवाह या विश्लेषणात्मक शैली है या और जो शैलियों का प्रयोग हुआ दोस्तों मैं आपको दिखा कर पंक्ति बता करके आपको प्रकट कर देता हूँ। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, चेतना प्रवाह शैली जो दोस्तों ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है प्रश्न और साथ ही साथ कथन के रूप में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पंक्तियाँ इस उपन्यास की ही हैं जिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहली बात मन में उभरी यह मम्मी नहीं, मम्मी मतलब मम्मी नहीं है यहाँ पर दोस्तों, मम्मी बोलता है बंटी, तो यहाँ पर दोस्तों मम्मी नहीं है। मम्मी के पैरों की वह खूब पहचानता है क्योंकि उसकी चप्पलों को उसकी साड़ी के बॉर्डर को भी वो अच्छे से पहचानता है। कौन पहचानता है, बंटी। ये दोस्तों बात है कि बंटी शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बंटी कहीं छिपा हुआ है बेड के नीचे और देख रहा है किसी एक स्त्री पात्र को और वो सोचता है कि मम्मी, बताते कि यार मम्मी आ गई, आपकी मम्मी आ गई, लेकिन वो कहता है कि ये मम्मी नहीं है क्योंकि वो अपनी मम्मी के पैरों को भली भांति अच्छे से पहचानता है। वो मम्मी के पैरों के साथ साथ मम्मी के जो पैरों के जो साड़ी का बॉर्डर जितने भी हैं वो उनको पहचानता है, चप्पलों को पहचानता है, तो वो कहता है ये मम्मी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमको जो मैंने आपको बताया कि चेतना प्रवाह शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया, चेतना का विशेष प्रयोग किया गया, तो यहाँ इसको हम चेतना प्रवाह शैली बोलेंगे। ये बहुत ही अच्छा उसका एग्जाम्पल है। अब चलते हैं दूसरा दोस्तों, फ्लैशबैक शैली का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। अब जैसे मैं एक कथन को सुना देता हूँ जिसमें फ्लैशबैक आपको प्रदर्शित हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से है दोस्तों। झट से बंटी की नज़रें ऊपर उठी, सामने जो चेहरा था उसमें दीपा आंटी का चेहरा घुल मिल गया, पर फिर भी धीरे धीरे सामने वाला चेहरा खूब साफ होकर उभर आया। मुस्कुराता हुआ चेहरा, पर दीपा आंटी से अलग, मम्मी से भी अलग। यानी कि वो नया चेहरा था बंटी के लिए, जैसे कि वो सोच रहा था या तो ये मेरी मम्मी है या दीपा आंटी जो उनके यहाँ आती होंगी उनको देखता है या तो दीपा आंटी है, लेकिन वो जब देखता है गौर से तो पता चलता है ना वो दीपा आंटी है और ना ही वो उसकी मम्मी है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक बड़ी मनोदशा प्रदर्शित की है, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं एक बालक के लिए, एक बालक के रूप में कैसी बनाई गई है दोस्तों, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों इस बात को। तो ये दोस्तों जो शैली हुई है फ्लैशबैक शैली हुई, यानी कि पीछे जाकर के उस आकृति से अनुमान मिला करके मैच करना, तो ये फ्लैशबैक शैली के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं मनोविश्लेषणात्मक और मनोवैज्ञानिक जो शैली है उसका पूरा प्रयोग किया गया है, बहुत ही मार्मिकता से बड़ी सुंदरता के साथ में इसमें पूरे उपन्यास में शैलियों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है इसका जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके दिल को छू जाएगा रियल में। एक ऐसा कथन है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ और एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस एग्जाम की दृष्टि से। मैं पहले आपको कथन सुनाऊंगा, फिर उस कथन की पोजीशन बताऊंगा कि वो उपन्यास में कहाँ से किया लिया है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दोनों रूपों को विस्तृत करने की कोशिश की है कि कथन के रूप में भी अगर प्रश्न आ जाए तो वो भी मिल जाए और साथ में क्या विशेषता है उस कथन की वो भी। ठीक है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे, देना ही है तो एक वचन दो कि हमारे बंटी भैया को जैसा आपने बिखरा दिया है, जैसा बाप ने, दोस्तों यहाँ पर निकल गया है, जैसा भैया को बाप ने बिखरा दिया है, आजकल वैसा और मत करना। बाप के रहते यह बिना बाप का होकर रह गया है, अब माँ के रहते यह बिना माँ का ना हो जाए।
तो दोस्तों ये कहना चाहती हैं, जो इसमें जो पात्र हैं, आपको पता होगा फूफी एक पात्र है जो कि संरक्षिका हैं शकुन की। वो जब वो हरिद्वार जा रही होती है, उन्हें छोड़ के वहाँ से जा रही होती है, तो वो जब कहती हैं कि वो भाई अपना मेहनताना देती है कि मदद, आर्थिक मदद लेने के लिए देती है। तो आर्थिक मदद देने के लिए मन्नू भंडारी जी कहती है कि ठीक है, हम तुम्हें कुछ पैसे या दे देते हैं। तो उस पर वो कहती है, तो जाते वो यानी कि फूफी पात्र जो हरिद्वार जाते वक्त शगुन से आर्थिक मदद के बदले में वो एक वचन मांगती है, और वो वचन यही है जो मैंने आपको कथन सुनाया है कि अगर देना है तो दो, कि जैसे बंटी भैया है, बंटी भैया यानी कि जो बंटी उनका बच्चा है, उसको बिखरा ना दें, आप अलग ना कर दें, वो बाप से तो अलग हो गया है, आप भी ना अलग कर दें। तो दोस्तों कितनी अच्छी मार्मिक, बड़ी सुंदर बात यहाँ पर एक फूफी जो पात्र है उसके द्वारा की गई है। एक समझदार पात्र दिखाया है, इसमें बड़ी समझदारी दिखाई है दोस्तों, और बच्चे के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो अच्छे से समझती है, इस चीज़ दिखाई गई है दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी कहानी कहाँ तक घटित जाती है, बढ़ जाती है, आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, और नहीं तो आप जानते ही होंगे अच्छे से। ठीक है, तो बड़ा ही मार्मिक और बड़ा सुंदर ये कथन है जो मैंने आपको सुनाया। इसके अलावा कुछ और है, छोटी छोटी बातें दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, महत्वपूर्ण बातें। चलते हैं आगे। अब चलते हैं दोस्तों समीक्षकों या आलोचकों के कथनों के बारे में चलते हैं। कौन कौन से समीक्षकों ने क्या आलोचन किया, क्या बोला मन्नू भंडारी जी के इस उपन्यास के बारे में आपका बंटी है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों रामदास मिश्र जी से। तो वो कहते हैं, मैंने एक विशेष दायरे की बात कही है, वह दायरा है पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग, यानी कि ये लेखिकाएं। तो उन्होंने और भी कई लेखिकाओं के बारे में बोला, स्वयं जिस वर्ग की हैं वो निम्न वर्ग की स्त्रियों का अनुभव उनके पास नहीं है। तो उनका कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि इन जो नई लेखिका हैं उनको निम्न वर्ग की स्त्रियों का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, और उनको मध्यम वर्गीय कहा है। तो इन्होंने जितनी भी स्टोरियाँ लिखी हैं वो सब मध्यम वर्गीय स्त्रियों के ऊपर ही लिखी हैं। जैसे उन्होंने उषा प्रियवंदा के दोनों उपन्यास हैं, जो कि रुकोगी नहीं राधिका और 55 खंबे लाल दीवारें, उस पर भी उनकी बस कथा वस्तु को लिखते हुए कहा है कि ये मध्यम वर्गीय स्त्रियों का ही एक स्टोरी है, एक कथा वस्तु है। उसी प्रकार मन्नू जी के लिए बोला है, मन्नू भंडारी ने आपका बंटी में तलाकशुदा पति पत्नी के प्रश्न को बच्चे की समस्या के बिंदु से उठाया, और एक नया प्रश्न, ये एक नया प्रश्न है। तो दोस्तों ये बड़ी ही आलोचना की है, बड़े अच्छे ढंग से रामदास मिश्र ने कथन कहा है मन्नू भंडारी के लिए। तो ये नीचे वाली जो दो पंक्तियां दोस्तों वो हम दशरथ मिश्र जी के कथनों के लिए कह सकते हैं। किस प्रकार से कहा है वो मैंने आपको बता दिया। अगला चलते हैं दोस्तों। अगला कथन है दोस्तों एडलर के अनुसार। एडलर जो आलोचक है उनके साथ, प्रत्येक व्यक्ति में थोड़ी या बहुत हीन भावना होती है जो उसे क्षतिपूर्ति के लिए सदैव प्रेरित करती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोटेशन हुआ, और फिर मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे टीटू के साथ नोक झोंक और उसकी माँ के ताने सुनकर बेटी स्वयं के उपेक्षित, बेटा जो बंटी जो है, बंटी स्वयं को उपेक्षित समझने लगता है, और जिसकी पूर्ति वह माँ और पापा के प्रति एकाधिकार में पाना चाहता है, लेकिन असफल होकर विरोधी और अब आक्रामक बन जाता है। तो नेचुरल सी बात है कि वो पहले तो अपने स्कूल में जो बंटी से उसकी जो भी नोक झोंक होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कहा सुनी होती है, तो वो सोचता है कि घर पर आकर अगर मम्मी पापा एक रहेंगे तो वो सब खत्म हो जाएगा, भूल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, पटरी पर जो ट्रेन है उसकी उल्टी दौड़ पड़ती है, और वो उसको होना चाहिए था एक अच्छा, उसके बदले में असफल होता है और वो विरोधी और आक्रामक बन जाता है, क्योंकि उसकी मनोदशा बिल्कुल बिगड़ चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा एक चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है, और वो कुछ समझ ना समझ की दृष्टि उनकी खत्म हो चुकी होती है। तो ऐसी पोजीशन दोस्तों इसमें दिखाई है एडलर के अनुसार। आगे दोस्तों मैं बताता हूँ, एक और महत्वपूर्ण कथन है, वो डॉक्टर मदान जी का है। डॉक्टर मदान जी के अनुसार, एक तरफ यह उपन्यास आंसुओं से गीला लगता है, भावुकता से भीगा लगता है, और दूसरी तरफ बंटी माँ और बाप दोनों से कटकर मिसफिट होने का बोध कराता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर भी यही है कि एक तरफ गीला लगता है और एक तरफ भीगा लगता है, और कुल मिला के कहानी माँ बाप और उनके जो बच्चा है उस कहानी पर आधारित ही कहानी है। तो कहने का सबका तात्पर्य दोस्तों वही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, एग्जाम की दृष्टि से आ सकते हैं। इसके साथ ही मैं कुछ और आपको बताता हूँ दोस्तों, छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपको बताता चलूँगा मैं। ठीक है, तो आगे है दोस्तों डॉक्टर सुरेश सिन्हा जी के अनुसार क्या कहते हैं वो आपका बंटी के बारे में। तो ये है, इस उपन्यास में भाव व्यंजना की सूक्ष्मता है एवं भाषा की नई अर्थवत्ता का सौंदर्य है, जिसकी विशेष चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुरेश सिन्हा जी की, इस उपन्यास की विशेष चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो भाषा है, भावबोधकता है और
अर्थवंता सौंदर्य है वो बिल्कुल अर्थवंता सौंदर्य है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो इसके लिए इसकी चर्चा होनी चाहिए, यानी कि चर्चा का विषय है, अच्छा है। तो आप इसके लिए अच्छी अच्छी आलोचनाएं कर सकते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं डॉक्टर सुरेश सिन्हा जी। आगे और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो मनोवैज्ञानिक कथाकार जैनेन्द्र कुमार जी, जो कि बड़े ही मनोविश्लेषक उपन्यासकार हैं दोस्तों, तो वो क्या कहते हैं, वो भी इस उपन्यास के बारे में काफ़ी प्रशंसा करते हैं। कथन इसमें कोई नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वो प्रशंसा करते हैं, ठीक है। और अगर मैं अंत में यानी कि इस कथानक के सार में मैं यही कहूँगा कि कथा का सार आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अंततः कहा जा सकता है कि यह उपन्यास नई बात, नए विचार, नई भाषाएं और नए भावबोध लेकर आने वाला हिंदी का एक पहला सशक्त उपन्यास है, अपने समय का, उस समय का दोस्तों, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये उस समय का एक नए बोध, नए विचार और नई भाषा के साथ प्रस्तुत हुआ था, तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो हमारा भाग 2 है उपन्यास का, जिसमें मैंने आपको समीक्षकों का आलोचना कथन भी बताया, आपको भाषा, शैली, कथन और कथा वस्तु और उसकी पंक्तियाँ और जो कथानक का सार आपको समझ ही गए होंगे। ज़्यादा मैं बताऊंगा तो बहुत समय बीत जाएगा दोस्तों, अगर मैं बोलूँगा तो सार को बोलते बोलते 15-20 मिनट लग जाएंगे, तो आप लोग सब समझ गए होंगे, क्योंकि उससे कुछ आता नहीं है, आना जो भी होता है एग्जाम में वो नहीं सब में आ जाता है। तो वो सब चीज़ें मैंने दोनों भागों में समेट करके आपको पूरी कर दी हैं, ठीक है। अब एक और विशेष बात मैं दोस्तों आपको साथ ही साथ बताऊंगा चलते चलते, वो ये है कि ये भाग 2 का समापन हो गया है। अब हमारा दोस्तों तीसरा भाग इसका जो बनता है, वो हम जो बनाते हैं हमेशा से हमारी क्लासेस में यही रूल चल रहा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं यूट्यूब पर। तीसरा भाग जो होता है दोस्तों, जो हमने दोनों भाग पूरे कर दिए, आप उन दोनों भागों को पढ़ें, उसके तदुपरांत फिर उसी पर आधारित हम लाइव क्लासेस के माध्यम से हम तीसरा भाग बनाते हैं, जो हमारे ग्रुप से सभी मेंबर जुड़े हुए हैं, जिनसे आप भी जुड़ सकते हैं चाहें तो। नंबर आपको दिख रहा है, उसका कोई कॉस्टिंग नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसके बाद हम फिर लाइव क्लासेस के माध्यम से हम फिर भाग 3 बनाते हैं, जिसमें हम ये जो उपन्यास होता है, यानी कि जैसे कि उपन्यास है आपका बंटी और उनकी लेखिका जो है मन्नू भंडारी, उन पर आधारित लगभग 40 से 50% कम से कम होते हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं। और जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं या एग्जाम में जो भी अब तक आए हैं और एग्जाम की दृष्टि से जो आ सकते हैं दोस्तों, उन पर आधार बना करके हम करीब 40% क्वेश्चन पूछते हैं, और साथ ही साथ उन क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी करते हैं, और सब कमेंट बॉक्स में अपने तरीके से उसे डिस्क्राइब करते हैं दोस्तों। तो वैसे अगर जो लोग आज ही देख रहे हैं यानी कि वीडियो को, तो वो कल हमारी लाइव क्लास 2:30 बजे होगी, जो कि डेली होती है, तो वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो भाग 3 है दोस्तों, वो आपको कल मिलेगा, और कल 2:30 बजे, जिसका मैं आपको टाइटल बता देता हूँ। टाइटल रहेगा मन्नू भंडारी जी का जो आपका बंटी पर आधारित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3। ये दोस्तों हमारा इस उपन्यास का तीसरे भाग होगा। और इस प्रकार से जो भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म जितने भी दोस्तों इस पर प्रश्न या कुछ भी बन सकता है, तो वो हम सबने कंप्लीट करा दिया। और प्रश्न पूछने की दृष्टि हमारी यह होती है कि जो आपने पढ़ा वो आपको याद हो जाए, प्रश्न के रूप में आपको समझ में आ जाए, जो आपने पढ़ लिया भूल ना जाओ, तो वो हमारा दिखाने का मकसद होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसी क्लास में इतना ही काफ़ी है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है, अगर हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।